हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आप सभी के लिए ईवीएस का एक थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट है। अभी 2 करवा चुका हूं, तो तीसरा आप सभी के सामने ये रहा है। तो आज तीसरा हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। बिना वीडियो को अंत तक देखे आप लोग चीजें समझ नहीं पाओगे। देखो, प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे तो चीजें आप तक नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और आप सभी को इसके बारे में बताते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। तो क्वेश्चन पढ़िए पूरा और क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के बारे में जानकारी पूरी लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था का प्रधान निम्न में से एक है। तो इस संस्था का प्रधान कौन है, मतलब प्रधान पूछा जा रहा है। मेधा पाटकर है, या सुंदरलाल बहुगुणा है, या ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह है, या ऑप्शन डी जो दे रखा है पीसी जोशी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी राजेंद्र सिंह है। ठीक है। अब राजेंद्र सिंह क्या है, तरुण भारत संघ के क्या है, ठीक है, प्रधान है। अब ये तरुण भारत संघ के प्रधान है, तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी भैया, वो कब की गई थी, यानी कि 30 मई को की गई थी। कब की गई थी? 30 मई को की गई थी और 1975 में की गई थी। अब ये है कहाँ, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। कहाँ से? राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। तरुण भारत संघ कल हमने पढ़ाया था। तो इसके प्रधान कौन है? राजेंद्र सिंह है, ठीक। अब अगर बात किया जाए मेधा पाटकर की, तो मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। अगर सुंदरलाल बहुगुणा, तो वो चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। तो इतनी बात समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला राजेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर, पढ़िए पूरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के स्तर के क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। भूमिगत जल के अंदर के क्षीणता का कारण क्या है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्षीणता का कारण क्या हो सकता है? वर्षा का कम होना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दे रखा है वृक्षों के आवरण का कम होना। ऑप्शन सी दे रखा है सिंचाई तो ट्यूब वेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, हाथ के पंपों का उपयोग होना। या ऑप्शन डी जो दे रखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? नदियों का रुख बदल रहा है तथा नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध क्या हो रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो भारत में जो जनसंख्या है 17.5%, ठीक है। 17.5% जनसंख्या निवास करती है, अब तो और बढ़ जाएगी। और जल की उपलब्धता केवल कितनी है? जल उपलब्ध है 4%। कितना है? 4% उपलब्ध है। तो प्रत्येक, आप देखो 4% उपलब्ध है, तो यानी कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये हमने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या है कि भूमिगत जल में स्तर पर छेड़ता का मुख्य कारण है सिंचाई है ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। हाथ के पंपों का क्या किया जा रहा है? उपयोग। अब देखा होगा गांव क्षेत्रों में जितने भी किसान लोग होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? कहीं पर ट्यूबवेल है तो कहीं पर नदियों की सहायता से पानी जाता है, झीलों की सहायता से पानी जाता है। तो इनका छेड़ता क्या है कि ट्यूबवेलों से सिंचाई का होना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जल की विविधता को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। और है इसमें कि अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? अम्ल वर्षा किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल,
तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऑप्शन दे रखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो हो रहा है वो वर्षा अधिक हो रहा है। अम्ल में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में, इसका जो प्रमुख कारण है भैया, तो कहां पर? वायुमंडल में मानवीय, ठीक है, वायुमंडल में अगर देखा जाए तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, और बता रहा है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा होता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के उत्सर्जन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आप सभी का दे रखा है बी वाला, वो सही हो जाएगा। नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन पढ़िए पूरा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि धरती पर आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। धरती पर आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, और कुछ उपलब्धता आलवण जल के निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवण की जल की मात्रा है? ये क्वेश्चन है, फिर एक बार पढ़िए। धरती पर जो कह रहा है, धरती पर आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। धरती पर क्या है? आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में और भी आगे दे रखा है कि कुल उपलब्ध आलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवण जल की मात्रा है? किसमें सर्वाधिक जल की आलवण जल की कुछ क्या कह रहा है? आलवण जल की मात्रा है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है, यानी कि देख लो सारे आंसर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, यानी कि नदियां हो गया, झरने हो गया, ग्लेशियर बर्फ हो गया, या ग्लेशियर हिमनदी हो गई, और क्या कह रहा है? जलप्रपात हो गया। तो ये इसका आंसर है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा कि देखा जाए अगर, तो आप सभी को बताता हूं। तो यानी कि अगर देखा जाए इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो यानी कि अगर इसको देखा जाए तो यानी कि ये 75.21% क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है, 75.21, और बाकी 24 पॉइंट जो दे रखा है 8% है आपका, ये आपके जो है तुम्हारे क्या है? भूमिगत जल हो गया, नदियां झीलें हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गए, तो ये सब इनसे रिलेटेड इसमें आ जाएंगे। लेकिन 75% क्या है? ग्लेशियर और हिमनद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेशियर और हिमनदी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो यानी कि पृथ्वी पर जो उपलब्धता है जल की 97.3% है। ठीक है, जल है और लवड़ी है, और बाकी जो लगभग जो तुम्हारा 2.7 जो है वो आलवणीय जल है। कैसा है? आलवणीय जल, ताजा जल है। ठीक है, इनमें से ग्लेशियर हिम के रूप में विद्यमान है, और शेष आलवण भूमिगत के रूप में नदियों तालाबों में पाया जाता है। ठीक, इतनी बात समझिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो निम्न में से जल के बारे में अगर दे रखा है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। ठीक है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। या ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें विभिन्न पादपों के घोलने की क्षमता होती है। या ऑप्शन सी दे रखा है, जल जो होता है, जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। या ऑप्शन डी दे रखा है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल क्या होता है? विद्यमान होता है। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? बताओ भैया। देखिए, अगर देखा जाए तो नहीं पूछ रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि जो जल है आपका, जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर तथा सर्वाधिक होता है। नहीं, जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस
पर सर्वाधिक होता है। जल विशेष निम्न है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। जल एक ऐसा है सार्वभौमिक क्या है, विलायक है। ठीक है, तो मतलब वो आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस ये वाला गलत है, मतलब कि यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसमें विभिन्न पादपों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी सही है आपका। यानी कि ऑप्शन ए वाला भी, जल एक सार्वभौमिक क्या है, विलायक है। और ऑप्शन जो बी दे रखा है, इसमें विभिन्न पादपों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कल ही हमने बताया था, द्रव हो गया, गैस हो गया और ठोस हो गया, तो तीनों अवस्थाओं में भी पाया जाता है। ठीक, और अगर देखा जाए जल का घनत्व 100 डिग्री पर कम है, मतलब जल का जो घनत्व होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है, लेकिन जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिक, यानी कि जल का आयतन जो होता है वो न्यूनतम और घनत्व अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप होता है। ठीक, तो इतनी बात समझ के इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, ठीक है, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा या उनके परिवार के साथ में रहती है, उनके परिवार के साथ में रहती है। तो इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था को कहते हैं, किस प्रकार, इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था को क्या कहा जा सकता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो यानी कि क्या कहा जा सकता है, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, या ऑप्शन बी दे रखा है पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, रीता के पिता मुखिया। ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, या ऑप्शन डी वाला हो जाएगा संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट डी वाला हो जाएगा। यानी कि कैसा परिवार हो जाएगा, ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मतलब जिसमें सभी लोग रहते हैं, दादा हो जाए या भाई बहन हो जाए, चाचा चाची हो जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी लोग। बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए, तभी आगे काम हो पाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। यानी कि मतलब जो जानवर होते हैं उनके दांत किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो ये दूसरे पशुओं का मांस ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी जो दे रखा है घास एवं साग खाएंगे, ऑप्शन सी दे रखा है फल खाएंगे, ऑप्शन डी दे रखा है या अनाज खाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए जो पहने और चपटे ये वह चौड़े जो दांत होते हैं वो किसके खाने के लिए होते हैं, जानवरों के, वो होते हैं ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। यानी कि घास और साग, ठीक है, को खाने के लिए होते हैं। ठीक, समझ गए। अस्सी यानी कि जो दे रखा है पशुओं के खाने के लिए होते हैं। और बाकी जो शेर मांस आदि दांत किस प्रकार होते हैं, मतलब शेर के कैसे होते हैं, नुकीले वाले दांत होते हैं जो भोजन को चीरते और फाड़ने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, जो खारे क्षेत्र में, ये भी मैंने बताया था, खारे क्षेत्र में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, लवणोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन ए या लवणो मर्दोभिद या इनको बोला जाता है हेलोफाइट, और ऑप्शन बी दे रखा है समुद्र यानी मीजोफाइट, ऑप्शन सी दे रखा है मृदोद्भिद यानी जेरोफाइट, और ऑप्शन डी दे रखा है जिनको बोलता है आत्पोषित भिद यानी हेलियोफाइट। तो इनको क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आप सभी को बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लवणोद्भिद होता है जिसको हेलोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेलोफाइट
बोला जाता है साथियों। ठीक है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं, ये विशेषकर यानी कि कहाँ पर, मृदोद जैसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल तथा मिट्टी लवण जैसे एन यानी कि जहां पर जल अथवा मिट्टी में लवण जैसे NaCl, MgCl2 या MgSO4, ठीक है, MgSO4 आज की क्या होता है, अधिक सांद्रता होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि जो रंग चित्र किसी किसी कथा या चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्र काठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, मतलब जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, क्या करते हैं, कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को किस चित्रकाठी कहते हैं, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला से संबंधित है महाराष्ट्र, राजस्थान और क्या दे रखा है, आंध्र प्रदेश, और आप सभी का दे रखा है कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें या आपका जो दे रखा है आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, और कश्मीर की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश राजस्थान में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में क्या हो जाता है, देखिए मेवाड़ चित्रकला यहाँ का है, मेवाड़ चित्रकला के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अगर है तो कलमकारी, आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, कलमकारी चित्रकला। ठीक है, अब कश्मीर में क्या है, अगर आपका कश्मीर की बात करता है तो कश्मीर में जम्मू चित्रकला। ठीक, अगर महाराष्ट्र की तो वर्ली, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्ली चित्रकला। ठीक है, तो समझिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पढ़ लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पूरा, कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में भारत के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश में भारत के मूल निवासी, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ऑप्शन आप सभी के सामने, ऑप्शन संथाली जनजात, या गद्दी जनजात, या गौड़ जनजात, या ऑप्शन डी वाला है सहाविया जनजात। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि इसकी जो होती है गद्दी जनजाति, जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ों पर रहते हैं गद्दी वाले जनजाति, अपने पशुओं का पालन मतलब चराते हैं, उन्हीं से अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के भारत के मूल निवासी है। इनके अलावा यहाँ किन्नरों जनजात, लाहौल जनजात, गुज्जर जनजात भी पाई जाती है। ये जनजातियां प्रसिद्ध इंडो आयरन परिवार समूह से संबंधित है। किससे है, इंडो आयरन। ठीक है, इंडो आर्यन से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजात पाई जाती है, गुज्जर हो गया, ठीक है, किन्नौर हो गया जनजात, लाहौल हो गया जनजात। अगर संथाली जनजात की बात की जाए, देखिए सारी जनजातियां बताता हूं आप सभी को। संथाली जनजात, तो संथाली जनजात की बात करें, ठीक है, तो संथाली जनजाति जो होती है यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसमें जो यह निवास करती है कहाँ, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो इन राज्यों में निवास करती है। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ये निवास करती है। आगे अगर बात करें, तुम्हारा जो दे रखा है गौड़ जनजात, तो गौड़ जनजाति जो होती है, गौड़ जनजाति की बात की जाए तो गौड़ जनजाति ये कहाँ निवास करती है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह लगभग कितने राज्यों में, 13 राज्यों में निवास करती है। कितने राज्यों में, 13 राज्यों में निवास करती है भैया। ठीक है, 13 राज्यों में निवास करती हैं। जैसे यह मुख्य रूप से
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया आपका, ठीक है, उड़ीसा हो गया। तो इन राज्यों में ये निवास करती है। आगे अगर बात करें तो सहरिया जनजाति, यह जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। मतलब सहरिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ। तो राजस्थान में पाई जाती है एक आदिम जनजाति। कैसी जनजाति? आदिम जनजाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि बी वाला सही हो जाएगा, गद्दी जनजाति होता है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन अभी आ रहा है आपकी स्क्रीन पर भैया, बस अपना प्यार साथियों बनाए जरूर रखिए। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में है? तो देखिए मिजोरम के बारे में बात करता है, जहां मिजोरम की बात आ जाए तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है, कौन से नृत्य की बात कर रहा है। तो कौन सा इसका आंसर आप लोग पढ़िए, यानी सत्रिया नृत्य या रोप नृत्य या चेराव नृत्य या आप सभी के सामने गरबा नृत्य। तो कौन सा हो जाएगा मिजोरम का? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए कौन सा होता है, चेराव नृत्य, ठीक है। तो यह चेराव नृत्य क्या होता है? फसल के कटने के बाद ये नृत्य किया जाता है। लोग काहे से बांस के साथ में हमने पढ़ाया था, झूम की खेती वाला, झूम की खेती वाला पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है ये झूम की खेती, ठीक है। झूम की खेती से रिलेटेड है चेराव नृत्य। तो देखिए आगे सारे नृत्य बताता हूं। जैसे तुम्हारा दे रखा है सत्रिया 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 नृत्य। तो ये कहाँ का है? ये असम का है। कहाँ का? असम का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। अगर राउफ नृत्य की बात की जाए, राउफ नृत्य की बात की जाए तो राउफ नृत्य जो है आपका ये जम्मू एवं कश्मीर, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और अगर तीसरे की बात की जाए, तीसरा तुम्हारा है यानी कि गरबा नृत्य। गरबा तो सभी को पता होगा, गरबा केम छो, यानी कि कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। गुजरात का लोक नृत्य है। तो ये आप सभी के सामने हो गया। तो चेराव जो आपसे पूछा जाए तो मिजोरम झूम की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूरा क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन पढ़िए कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? सारे ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कश्मीर से बंगलोर, ध्रुवगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात और आप सभी के महाराष्ट्र से मणिपुर। तो सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है भारत का? तो देखिए ध्रुवगढ़ से जो आपका है वो कन्याकुमारी, ठीक है। ध्रुवगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ध्रुवगढ़ से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई कितनी है? 4233 किलोमीटर है। कितनी है? 4233 किलोमीटर है। विवेक एक्सप्रेस इस पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ठीक है। अब भारत का अगर नेटवर्क, रेल नेटवर्क की बात करी जाए तो नेटवर्क की बात करी जाए भारत रेल नेटवर्क, तो भारत का रेल नेटवर्क जो है तुम्हारा कम से कम 65,000 किलोमीटर तक क्या है फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ध्रुवगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। ध्रुवगढ़ है कहाँ? असम में। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए पूरा क्या कह रहा है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? 2000, 1998, 2006 या आंसर हो जाएगा 2003, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि इनका जो निधन हुआ था वो 1 फरवरी 2003 को हुआ था। 1 फरवरी 2003 को हुआ था। अंतरिक्ष यान में वापस लौटते समय हुआ था। ये मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? तो ये भारत की निवासी थी, ये हरियाणा की निवासी थी। कहाँ की? हरियाणा की निवासी थी, ठीक है। हरियाणा की निवासी थी। इनका क्या था? करनाल में पैदा हुई थी, हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष थी ये। तो इनका जो निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 को हुआ था साथियों, ठीक है। इतनी बात समझ गए। आगे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए।
कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। ठीक है, चुनाव के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? कौवे, बसंत गौरी, या साखोर, या दाजी पक्षी। मतलब इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मतलब जो तने में अपना घोंसला बनाती है, पेड़ के तने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि बसंत गौरी। बसंत गौरी। देखा होगा जो पेड़ का तना होता है उसको फोड़ फोड़ करके, काट काट कर इस तरीके से अपना घोंसला बनाती है तने में। ठीक है, अपना घोंसला बनाती है। तो बसंत गौरी, इसको बारबेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बारबेट भी कहा जाता है। तो बसंत गौरी जो होते हैं, बारबेट होता है, ये तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं, अपने अंडे को रखते हैं। कौवा जो होता है, कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए साथियों। और शाखखोर, सनबर्ड, जिसको किसी छोटी पेड़ या झाड़ी डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ये सब आते हैं। जो सनबर्ड होता है, ये छोटी सी डाली या झाड़ी वाले उस पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और दर्जी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। मतलब देखा होगा हमने जो बताया था, आश्रय वाले में बताया था कि जो दर्जी चिड़िया होती है वो अपने पत्तों को ऐसे सी करके अपने घोंसले को बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत गौरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या कहा और क्यों की? या ऑप्शन ए है, यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, या ऑप्शन बी दे रखा है, पढ़िएगा, या दांतों में अस्थायी सुरक्षा स्वच्छ रखता है। ठीक है, अस्थियों को स्वच्छ रखता है। ऑप्शन सी है, इसमें भूख बढ़ती है। ऑप्शन डी जो दे रखा है, या संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो ये तो सभी को पता हो जाएगा, विटामिन सी। जैसे कोरोना महामारी जब आया था तो विटामिन सी यानी प्रचुर मात्रा में खाने के लिए क्यों कहा गया था? तो इससे क्या हो जाता है, ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इससे क्या मिलती है कि संक्रमण से लड़ने की क्या मिलती है? क्षमता मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चन जो हमने आप सभी को हल करवा दिए। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए साथियों और मुस्कुराते रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।